नॉर्थ कोरिया के एक गांव में एक 16 साल की लड़की स्कूल से घर लौट रही होती है। तभी एक कार धीरे से उसके बिल्कुल पास आकर रुकती है। कार के अंदर बैठे लड़कों की नजरें सीधा उस पर टिक जाती हैं। उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर ही समझ आ जाता है अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ ही पलों में वो कार उस लड़की को बाहरी दुनिया से अलग कर देती है और उसके बाद सिर्फ खामोशी रह जाती है। फिर जब होश आता है वो एक लिविंग रूम में टेबल पर लेटी होती है। दर्द की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल बेजान हो चुकी होती हैं, लेकिन उसकी तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई थी। किम क्वांग इल का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी डरावनी मुस्कान छिपी हुई थी, जैसे किसी इंसान की तकलीफ उसके लिए सिर्फ एक खेल हो। लड़की दर्द से चीख कर कहती है, मेरा भाई जूडो सीखता है, वो तुमसे बदला लेगा। लेकिन वो लोग हंसने लगते हैं और उसके भाई की बुरी हालत की तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे उस लड़की की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। तब किम क्वांग इल वापस आता है और अपने आदमियों को साइड कर देता है। वो लड़की की चीखों को बड़े ध्यान से सुनता है, जैसे वो किसी कला का आनंद ले रहा हो। वो बस उसे तड़पते हुए देखता रहता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती, और फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी संतुष्टि दिखाई देती है। इस केस की जांच के लिए री दे बम को भेजा जाता है। जब वो क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। एक पूरा परिवार बेरहमी से मारा जा चुका होता है। दीवारें खून से भरी होती हैं और छोटे बच्चे तक को नहीं बख्शा गया होता। हर चेहरे पर डर के निशान साफ दिखते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि असली सच रिपोर्ट में दिखाया ही नहीं गया। री दे बम को जमीन पर एक फैमिली फोटो मिलती है और तब उन्हें समझ आता है कि ये वही लोग हैं जो उस 16 साल की लड़की के परिवार वाले थे। नॉर्थ कोरिया के सख्त कानून के हिसाब से ये कोई आम मर्डर नहीं था। इसका मतलब था कातिल कोई आम इंसान नहीं है। जांच पूरी करके री दे बम तुरंत सबूत लेकर अपने चीफ के पास पहुंचते हैं, लेकिन चीफ का रिएक्शन देखकर वो हैरान रह जाते हैं। वो शांत से सिगरेट पीते हुए कहते हैं, ये केस तुम्हारे लेवल का नहीं है। फिर वो एक ट्रांसफर ऑर्डर देते हैं जिसमें री दे बम को तुरंत केस से हटा दिया जाता है। तब री दे बम को समझ आता है कि दुनिया में कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिन्हें इंसाफ भी छू नहीं पाता। गुस्से में वो अपनी आईडी कार्ड वहीं छोड़कर चले जाते हैं और उसकी हमेशा साथ रहने वाली पिस्टल। लेकिन उसका इन कमीनों को इतनी आसानी से छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। 3 साल बाद साउथ कोरिया में एक के बाद एक कई खौफनाक मर्डर्स होने लगे। सारी विक्टिम्स औरतें थीं जिन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया गया, और आखिर में उनकी मौत कैरोटिड आर्टरी पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई। पूरे साउथ कोरिया में डर का माहौल फैल गया। इसी बीच केस के इंचार्ज पुलिस ऑफिसर की मिस्टीरियस सुसाइड ने पूरे डिपार्टमेंट को हिला दिया। सच क्या था कोई नहीं जानता था। इसके बाद नए ऑफिसर पाक जे ह्योक को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसे ये केस हर हाल में सॉल्व करना ही था। फोरेंसिक डॉक्टर ने विक्टिम्स के बॉडी से एक अननोन डीएनए सैंपल निकाला, जो शायद किलर का ही था। पाक जे ह्योक ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और कुछ ही वक्त में उसने अपना टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन जैसे ही अरेस्ट वारंट के लिए अप्लाई किया गया, प्रोसिक्यूटर ने उसे वार्न किया, यह आदमी आम सस्पेक्ट नहीं है, ये एक नॉर्थ कोरियन वीआईपी है, और अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारा भी वही हाल हो सकता है जो पहले ऑफिसर का हुआ था। लेकिन पाक जे ह्योक रुकने वालों में से नहीं था। जैसे ही वो सस्पेक्ट को अरेस्ट करने पहुंचा, तभी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के एजेंट्स वहां पहुंच गए। टीम को ऑफिसर जैंग लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किम क्वांग इल को नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत उनके हवाले किया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, पाक जे ह्योक ने खुद ही किम क्वांग इल को हैंडकफ कर दिया। उसने जैंग से सीधा कहा, यह आदमी सीरियल मर्डर्स का सस्पेक्ट है और पुलिस को पहले इससे पूछताछ करनी होगी। जैंग के लिए सिचुएशन आसान नहीं थी। वो क्लियरली चाहते थे कि पुलिस के आने से पहले ही किम क्वांग इल को वहां से ले जाया जाए। वहां मौजूद पुलिस और स्पेशल एजेंट्स के बीच एक पल के लिए टेंशन क्रिएट हो गया। लेकिन जैसे ही पाक जे ह्योक ने अरेस्ट वारंट दिखाया, सिचुएशन कुछ देर के लिए कंट्रोल में आ गई। अब जब किम क्वांग इल पुलिस की कस्टडी में आ चुका था, तो अगर ये केस पब्लिक के सामने आता तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता। इसीलिए नेशनल प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने टाइम गेन करने के लिए एक लॉयर अपॉइंट किया। इंटेरोगेशन रूम में किम क्वांग इल बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वो डीएनए से जुड़े सवालों से बचने के लिए लगातार बेकार और उल्टे सीधे बहाने बना रहा था। लेकिन पार्क जे ह्युक का एक सिंपल सा सवाल, तुम्हें कैसे पता कि ये बैंगन से निकाला गया था? इसी एक सवाल ने पूरी कहानी हिला दी। डिफेंस लॉयर का ये क्लेम कि वो क्राइम के दिन देश के बाहर था, धीरे धीरे टूटने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अरेस्ट वारंट सिर्फ 42 घंटे के लिए वैलिड था। इतने कम वक्त में सच सामने लाना आसान नहीं था। इसलिए पार्क जे ह्युक की टीम ने एक रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने हजारों डैश कैम वीडियोस खरीदे और दिन रात उनमें क्लूज ढूंढने लगे। लेकिन उनकी हर एक मूव पर नेशनल प्रोसिक्यूटर ऑफिस की नजर बनी हुई थी। इसी बीच किम क्वांग इल के 2 आदमी अचानक गायब हो गए। एक सुनसान गोदाम में काले कपड़ों में एक आदमी ने एक शख्स को भारी हथौड़े से मार डाला।
जो आदमी पहले घमंड से भरा हुआ था वही अब घुटनों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। और तब पता चलता है ये काले कपड़ों वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि री दे बम है, जो पिछले 3 सालों से चुपचाप काम कर रहा था। उसने एक जिंदा बचे आदमी को सड़क के किनारे फेंका ताकि वो पुलिस तक सच पहुंचा सके। लेकिन जैसे ही नेशनल पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात का पता चला, उन्होंने उस आदमी को तुरंत गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। दूसरी तरफ डैश कैम फुटेज की मदद से आखिरकार किम क्वांग एल कई जगहों पर आइडेंटिफाई हो गया। उसका बहाना अब झूठा साबित हो चुका था और लग रहा था अब वो बच नहीं पाएगा। लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल गया। ब्लू हाउस से सीधा पुलिस स्टेशन के लिए ऑर्डर आया। एजेंट जैंग ने पुलिस चीफ से मुलाकात की और उसे प्रमोशन का लालच दिया। फिर उसने एक गंदी साजिश रची कि सारा इल्जाम एक छोटे आदमी, एक स्केपगोट पर डाल दिया जाए, क्योंकि वो लोग किम क्वांग इल के आदमी थे और उन्हें कभी भी बदला जा सकता था। और फिर रात भर में ही पूरी कहानी पलट गई। सारे सबूत अचानक उसी बेचारे आदमी की तरफ इशारा करने लगे जिसे बलि का बकरा बनाया जा रहा था। पार्क जे ह्योक गुस्से में तमतमाते हुए ब्यूरो चीफ के ऑफिस में घुसता है, लेकिन बदले में उसे एक ऐसा ऑर्डर मिलता है जो सब कुछ तोड़ देता है। किम क्वांग इल को रिहा कर दो। सिस्टम की इस बेबसी के बीच रात के अंधेरे में पार्क के घर एक बिन बुलाया मेहमान आता है, री दे बॉम ओल्डली। उसकी गर्दन पर वो पुराना निशान साफ दिख रहा था जो 3 साल पहले की उस खौफनाक कत्लेआम की गवाही दे रहा था। किम क्वांग इल ने नॉर्थ कोरिया में दर्जनों लोगों को मारा था और री दे बॉम के सारे साथी उस रात खत्म हो गए थे। सिर्फ वो अकेला जिंदा बचा था। लेकिन बदकिस्मती से साउथ कोरिया इतने बड़े रसूखदार शैतान पर केस ही नहीं चला पा रहा था। तब री दे बॉम एक खतरनाक प्रपोजल रखता है, उसे मेरे हवाले कर दो। इसी बीच नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस एक गंदा खेल खेलती है। पुलिस स्टेशन के बाहर पार्क जे ह्योक बेबस खड़ा सब देख रहा होता है और किम पीछे बैठकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। ये देखकर पार्क का गुस्सा फट पड़ता है। वो सीधा जाकर किम को एक जोर का मुक्का मार देता है। लेकिन बदकिस्मती से ये पूरा सीन एक रिपोर्टर के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अगले ही दिन ये वीडियो वायरल हो जाता है और पार्क को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। हताशा के बीच पार्क को एक बार फिर री दे बॉम का फोन आता है। इस बार उसके पास एक ऐसा राज होता है जो पूरी गेम बदल सकता था। जब किम क्वांग इल हांगकांग भागा था, उसने 2 लड़कियों का कत्ल किया था और उन पर किए गए जुल्म की वीडियो तक भेज दी थी। उनमें से एक लड़की साउथ कोरियन थी और वही वीडियो सबसे बड़ा सबूत बन सकता था। दूसरी तरफ एक होटल में छुपा हुआ किम क्वांग इल अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा था। एक फीमेल एजेंट को देखते ही उसकी दरिंदगी फिर से जाग उठती है। लेकिन तभी एजेंट जैंग वहां पहुंच जाता है। किम अपना गुस्सा सिर्फ अपने गार्ड्स पर ही निकाल पाता है और इसी दौरान अमेरिकन एजेंट्स भी उसे लेने के लिए पहुंच चुके होते हैं। उन्हें किम क्वांग इल से उसके बाप का एक सीक्रेट अकाउंट चाहिए था और किम भी जानता था कि वही अकाउंट उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गारंटी है। इसीलिए वो होशियारी से अमेरिकनों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता है ताकि उसका डील बना रहे। जैसे ही किम क्वांग इल को ले जाया जा रहा होता है, तभी पार्क जे ह्योक और उसकी टीम तूफान की तरह अंदर घुस आती है। बड़ी स्क्रीन पर चल रहे उन भयानक टॉर्चर वीडियोस वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर देते हैं। अब सिक्योरिटी का हर बहाना खत्म हो चुका था। पार्क जे ह्योक बिना एक सेकंड गवाए किम क्वांग इल को दोबारा हैंडकफ कर देता है। लेकिन असली ड्रामा अब शुरू होता है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहां सैकड़ों पुलिस ऑफिसर्स एक इंसानी दीवार बनाकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। अपने ही चीफ की इस घटिया हरकत को देखकर पार्क जे ह्योक अंदर से टूट जाता है और तब उसे री दे बम यानी ओल्ड ली की बात समझ आती है कि ये सिस्टम इस शैतान को कभी सजा नहीं देगा। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो कार की चाबी उठाता है और अकेला ही किम क्वांग इल को लेकर निकल पड़ता है। कार के अंदर इस साइकोपैथ अब भी मुस्कुरा रहा होता है, जैसे ये सब उसके लिए सिर्फ एक खेल हो। दूसरी तरफ एजेंट जैंग पार्क से कहता है, मैं इसे खत्म करना चाहता हूं, लेकिन देश के रूल्स और अमेरिका का प्रेशर मेरे हाथ बन चुके हैं। वो सिर्फ इतना कह पाता है कि अमेरिकन इसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच किम क्वांग इल अपनी चाल चल रहा होता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो एक अमेरिकन एजेंट की गन छीन लेता है और वहां मौत का नंगा नाच शुरू हो जाता है। मर जा, मर जा। चीखों के बीच वो अपनी बेड़ियां तोड़ देता है और अपने आदमियों के साथ भागने की कोशिश करता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब उनका पीछा सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक पागल जुनून कर रहा है। जैसे ही उनकी कार आगे बढ़ती है, अचानक एक गाड़ी उनके सामने मौत बनकर आ खड़ी होती है। 2 बार की जोरदार टक्कर के बाद री दे बम कार से बाहर निकलता है। वो शीशा तोड़ देता है और किम क्वांग इल को बाहर घसीट लेता है, बिल्कुल किसी घिसे हुए कपड़े की तरह। एजेंट जैंग अपनी गन उन पर तान देता है, लेकिन आखिरी पल में वो ट्रिगर नहीं दबाता। वो जानता था कि किम क्वांग इल को असली सजा तभी मिलेगी जब वो री दे बम के हाथों पड़ेगा। फेरी पर री दे बम उन मासूम शिकारों की तस्वीरें समुंदर में बहा देता है, जैसे वो उनका दर्द लहरों के हवाले कर रहा हो। लेकिन
सत्ता की काली परछाई अभी भी जिंदा थी। अचानक खबर आती है नॉर्थ कोरिया में पावर वापस बदल गई है और पुरानी ताकत फिर लौट आई है। किम जोंग इल को उसके सारे प्रिविलेजेस वापस मिल जाते हैं। वो गर्व से अपना कोट पहनता है और बंदूक लेकर रीडे बम की तरफ बढ़ता है। रीडे बम समझ ही नहीं पाता कि सालों की उसकी मेहनत राजनीति के सामने कैसे बिखर गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद एजेंट जैंग का पूरा ग्रुप खत्म कर दिया जाता है और किम क्वांग इल को देश से बाहर भेज दिया जाता है। अमेरिकन एजेंट जैंग को ढूंढ निकालते हैं और उसे किम क्वांग इल की सिक्योरिटी का जिम्मा देते हैं। लेकिन इस बार जैंग बिल्कुल नहीं रुकता। वो अकेला ही सेफ हाउस में घुसता है और सब गार्ड्स को खत्म कर देता है। आखिरकार वो उस घमंडी शैतान के सामने बैठता है जो अब सिर्फ दर्द से चीख रहा होता है, और फिर वो वही करता है जो जरूरी था। कुछ देर बाद अमेरिकन की तरफ एक बैग फेंका जाता है जिसके अंदर उस शैतान का कटा हुआ सर होता है। एक ऐसा अंत जो इस घिनौने पावर गेम को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। खून बहना शायद रुक गया हो, लेकिन सत्ता की वो काली परछाई आज भी जिंदा है। याद रखना, जब हर कोई इस गंदे गेम का हिस्सा बन जाता है तो जीत किसी एक इंसान की नहीं होती। असली जीत होती है आखिरी दम तक न्याय के लिए खड़े रहना। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।